आप तो रहने ही दीजिए, भला ऐसे भी कोई सब्जी काटता है? एक जैसे टुकड़े होने चाहिए, मैं खुद काट लूंगी। आप तो अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। काम करने के लिए मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ ना। कड़वे बोल बोलकर नैना ने अपनी सास कमला देवी के हाथ से चाकू ले लिया और रसोई में चली गई। वो अपमान के घूंट पीकर रह गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब दिन भर अकेली बैठकर भी करे तो क्या करे, सोचती थी बहू की रसोई में मदद करा दूं, पर बहू को उनके हाथ से किया गया कोई काम ही पसंद नहीं आता था। हर काम में नुक्स निकालकर उन्हें कमरे में भेज देती थी। फिर शाम को बेटे संजय के आने पर उस पर गुस्सा निकालती थी। सारा दिन मैं ही अकेली रसोई में खटती रहती हूँ, तुम्हारी माँ तो कुछ करती ही नहीं है। ज्यादा बैठी रहेगी तो शरीर में जंग लग जाएगी, फिर हमें ही सेवा करनी होगी। संजय को भी लगता कि नैना दिन भर अकेले काम करती है, थक जाती है, तो वो भी उसकी ही मानता था। उनकी उम्र 70 पार हो चली थी। ऐसा नहीं था कि वो बीमार रहती थी या उनसे काम नहीं होता था। इस उम्र में भी उनके हाथ पैर अच्छे से चल रहे थे। बहू अकेली काम करके थक जाती थी और वो ये बताना चाहती थी कि आपकी मदद के बिना भी मैं घर संभाल सकती हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा घर अच्छे से संभाल सकती हूँ। अब 50 साल जिसने गृहस्थी चलाई है उसे क्या घर चलाना नहीं आएगा? पर बहू सोचती है कि अब ये घर सिर्फ मेरा है। बुढ़ापे में उसने अपनी सास का रसोई में प्रवेश करना बंद करा दिया है। ऐसा लगता है उसने मुझसे किनारा कर लिया है। उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं घर के कोने में पड़ा बेकार सामान बन गई हूँ। कमला देवी सिसकने लगी, पर उनके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बच्चों के स्कूल से आने की आवाज़ आई। वो दौड़कर बाहर गई कि उनसे मिल लें, क्योंकि नैना अपने कमरे में आराम कर रही थी। पिंकी और चिंटू दोनों सीढ़ियों से आ रहे थे। वो दोनों को कमरे में ले आई। दोनों को खाना देने रसोई पहुंची ही थी कि नैना आ गई। आप तो रहने ही दीजिए, बच्चों को उनकी पसंद का खाना माँ ही दे सकती है। आप तो सब्जी भी ज़्यादा गर्म करके दे दोगी तो उनका मुंह जल जाएगा। आप तो अपने कमरे में ही चली जाइए। कमला देवी मुंह लटकाकर चली गई। मन था पोते और पोती को अपने हाथ से निवाला खिलाती, उनकी स्कूल की बातें सुनती, दोस्तों के किस्से सुनती, पर नैना दोनों बच्चों और दोनों का खाना लेकर कमरे में चली गई और अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बहू के कमरे में चली जाएं। सुबह से पूजा पाठ भी कर लिया, अब क्या करें? दिन भर बैठा ही नहीं जाता, मन कचोटता है। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। लगता है बर्तन मांजने वाली आ गई। वो आदत के मुताबिक रसोई में गई और बर्तन खाली करके सिंक में रखने लगी। तभी नैना दौड़ती हुई आई। आपसे मना किया था, रसोई में मत आया कीजिए। अब ये मेरी रसोई है तो मैं संभाल लूंगी। अब दोनों ना इतनी सारी सब्जी इस छोटे से बर्तन में निकाल दी। फ्रिज में रखूंगी तो फैल जाएगी और मुझे फ्रिज भी साफ करना होगा। आप मेरी काम में मदद ना ही करो तो अच्छा है, मेरा तो काम बढ़ जाता है। नैना वही बर्तन फ्रिज में रख कर चली गई। कमला देवी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। अब दिन भर दीवारों से क्या बातें करें? सोचा थोड़ी देर टीवी ही चलाकर देख लूँ। ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर में नैना आकर धमक गई। इतनी तेज आवाज में टीवी चला रखी है, बच्चे सो रहे हैं, आवाज बंद कीजिए, केवल टीवी देख लीजिए, सुनना जरूरी नहीं है। उनकी आंखें भर आईं, बिस्तर पर जाकर लेट गईं और सुबकने लगी और खुद से ही बातें करने लगी। ये बुढ़ापा तो बड़ा ही दर्द भरा है। जवानी कब बच्चों की परवरिश में निकल गई पता ही नहीं चला। 2 बच्चे हुए थे। सलोनी बिटिया के 3 साल बाद संजय हुआ था। दोनों बच्चों के स्कूल होमवर्क, अन्य गतिविधियों में कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों का टिफिन बनाती थी, फिर स्कूल छोड़कर आती थी। घर आकर अपने पति सुदीप का लंच बॉक्स पैक करती, फिर पूरे फैले हुए घर को समेटती थी। जगह जगह चप्पलें, तौलियां, रुमाल, मोजे रहते थे।
तेल की शीशी के ढक्कन तक बंद नहीं करते थे। उन्हें बंद करके कंघे, रबर, क्लिप, पाउडर, क्रीम सब अच्छे से ड्रेसिंग में सेट करती। कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाकर रसोई की बारी आती थी। भाग दौड़ कर सब काम निपटाती थी। उस जमाने में तो काम वाली बाई भी नहीं आती थी। दोपहर का खाना बनाती थी और फिर बच्चों को लेने स्कूल जाती थी। उनका होमवर्क करवाना, कपड़े प्रेस करना, यूनिफॉर्म सहेजना, किताबें कॉपियाँ ढूंढना सभी काम रहते थे। शाम को बच्चों के साथ खेलना और रात का खाना, सारा काम निपटा कर सोना। दिन भर के थक जाने के बाद रात को बड़ी गहरी नींद आती थी और अगले दिन से वो ही दिनचर्या। सालों ऐसी व्यस्त जिंदगी जी थी। कॉलेज में आने के बाद भी दोनों बच्चे हर काम के लिए कमला देवी पर ही निर्भर रहते थे। अब सलोनी भी बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की तैयारियां की थी। कपड़े और गहनों को खरीदना और लेन देन के उपहार, मेहमानों की लिस्ट बनाना, उधर रसोई भी संभालना, सब कुछ अकेले किया, बड़ी ही कुशलता और मितव्ययिता के साथ। सलोनी की शादी के बाद संजय की भी शादी निपटाई, पर तब सलोनी बराबर कमला देवी का हाथ बटा रही थी। वो ही अपनी माँ की परछाई थी। नैना बहू बनकर घर में आ गई थी। स्वभाव की तेज और अक्खड़ थी। सामने वाले का 1 मिनट में अपमान कर देती थी। अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। उसके पति सुदीप जी भी चुप ही रहते थे। जितना कम से कम हो उतना ही बोलते थे। वो कभी सीधे नैना को किसी काम के लिए नहीं कहते थे। अब नौकरी से रिटायर हो गए थे और नैना भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी। कमला देवी अभी भी कुशलता से रसोई और घर संभाल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, औरत का सुहाग उजड़ते ही रिश्ते भी उजड़ जाते हैं। सुदीप जी के जाने के बाद कमला देवी अकेले रह गई थी। अब उनकी घर में इज्जत कम हो गई थी। अपने ससुर सुदीप जी से तो नैना फिर भी जुबान की शर्म रखती थी, पर अब वो शर्म भी चली गई थी। अब उसने घर और बाहर की कमान अपने हाथों में ले ली थी। विधवा सास माँ का घर में रहना उसे अखड़ने लगा था। अब वो उनकी उपेक्षा करने लगी थी। कमला देवी अकेले रहती तो कभी उनके पास न फटकती और बच्चों के साथ भी घुलने मिलने नहीं देती थी। संजय को भी अपने और बच्चों के काम में लगाए रखती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि बेटे की पसंद की सब्जी बना दूं, पर बहू ने टोक दिया, आप तो रहने ही दीजिए। दुनिया भर का तेल मसाला उसमें डाल दोगी और वो सब्जी इन्हें नुकसान कर जाएगी। बैठे बिठाए 2 रोटी मिल रही है तो रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, पर हमारी दुनिया में ज्यादा दखल अंदाजी ना ही करो तो अच्छा है। आप अपने कमरे में ही रहा कीजिए, बाहर आकर सबको परेशान मत किया कीजिए। अब कल ही बच्चों के कलर पेंसिल से ड्राइंग करने लगी थी। ये कोई उम्र है बच्चों के रंगों से खेलने की? कुछ तो लिहाज किया करें। वो फिर से अपना सा मुंह बनाकर रह गईं। अब उनका कुछ भी नहीं, जो भी था वो पैसा बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई और घर में लग गया था। एक दिन उन्होंने संजय को कहा कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दें, तो संजय के माथे पर शिकन आ गई। क्या मम्मी, आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है और इधर मैं और नैना दिन रात खटते रहते हैं। नैना सारे घर का काम अकेले करती है, बच्चों को संभालती है, खुद पढ़ाती है, और आप हो कि पैसे खर्च करने की बात बोल रही हो। मेरी भी कमाई घर, राशन पानी, कपड़ों, बच्चों की स्कूल की फीस में खर्च हो जाती है। पैसा बचता ही कहाँ है जो आपको भेज दूँ। वो अब बेटे और बहू के व्यवहार और उपेक्षा से पूरी तरह उनको आदत हो चुकी थी। वो शाम को सैर पर जाया करती थी। वहीं उनकी एक सहेली बनी, जानकी नाम था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब वो अपनी तकलीफें जानकी जी को बताने लगी। दोनों हम उम्र ही थी। कल तुम मेरे साथ वृद्धाश्रम चलोगी? अचानक जानकी जी द्वारा पूछे गए सवाल से वो हैरान रह गई। हाँ, पर वहाँ क्यों? कमला देवी ने सवाल किया। वो कल मेरा जन्मदिन है तो मैं वहाँ मनाना चाहती हूँ। उन लोगों को भी तो लगना चाहिए कि उनका कोई है जो अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटना चाहती हैं। अच्छा, मैं भी चलूँगी, पर मैं इससे पहले कभी नहीं गई हूँ। वहाँ तो सभी दुखी जन रहते होंगे जिन्हें उनके बहू बेटों ने घर से निकाल दिया होगा।
कमला देवी ने कहा। जानकी जी बोली, बहू बेटे अपनी माँ की उपेक्षा करें, ये भी जीवन से निकाल देने जैसा ही है। घर में रखकर अपमान करे, 2 रोटी भी ताना मारकर खिलाए, इससे अच्छा तो यही वृद्धाश्रम है। कम से कम सुकून से जी तो सकते हैं। वहाँ जन्मदिन मनाने का एक बहाना है। मैं भी कभी नहीं गई, पर एक बार इसी बहाने जाकर देखना चाहती हूँ। आखिर जानकी जी की भी स्थिति उनके घर में सही नहीं थी। दोनों सहेलियां ही अपने घर से उपेक्षित थी। अगले दिन दोनों वहां चल दी। वहां पर मिठाई बांटी, सभी वृद्ध महिलाओं से मिली, उनका दुख दर्द सुना और वहां की सारी व्यवस्था दिनचर्या देखी। कुछ महिलाएं बच्चियों को सिलाई, कशीदाकारी और बुनाई भी सिखा रही थी। सबके चेहरे पर हंसी थी, सभी खुश थी, आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। सीखने वाली बच्चियां पास ही स्थित अनाथालय की थी। उन्हें सिखाने का कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, पर फिर भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उनकी पथराई आंखें इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों का बचपन देख रही थी। कमला जी और जानकी जी को बहुत अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर एक साथ निर्णय लिया। ये निर्णय लेना आसान नहीं था, पर अब दोनों सहेलियों का अपने बेटे बहू के साथ रहना संभव नहीं था। दोनों का घर में होना न होना बराबर ही था। आज भी वो घर देर से पहुंची। किसी ने पूछा तक नहीं कि आप कहाँ गई थी, आप इतनी देर से क्यों आई हो। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांध लिया और बेटे बहू से कहा कि वो उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हैं और कभी वापस नहीं आएंगी। वो वृद्धाश्रम जा रही हैं क्योंकि अब वो समझ गई हैं कि वृद्धाश्रम ही जीवन के अंतिम पड़ाव की सच्चाई है और उन्हें जाना ही होगा। अच्छा, अब घर में चैन न मिला तो हमें बाहर रिश्तेदारों में बदनाम कर रही हो। सब कहेंगे कि एक माँ ना संभाली गई और वृद्धाश्रम भेज दिया, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। नैना तुनकते हुए बोली, मम्मी ये क्या तमाशा है। आप मुझे बदनाम करना चाहती हो कि बेटा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया, 2 रोटी भारी पड़ गई थी। चुप रहो तुम दोनों। समाज, रिश्तेदारों की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पर अपनी माँ की परवाह नहीं है कि वो क्या सोचती है, कितनी दुखी परेशान रहती है। ताने देकर 2 रोटी देने से बच्चों का फर्ज पूरा नहीं हो जाता। बुजुर्गों को 2 रोटी के साथ बच्चों का प्यार और सम्मान भी चाहिए। मेरे साथ घर में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे मैं अछूत हूँ। मुझसे सीधे मुंह कोई बात नहीं करता है। मैं एक ही घर में साथ रहने के बावजूद अपने पोते पोती के लाड नहीं कर पाती। परिवार का हिस्सा तुम लोग मुझे नहीं मानते हो। 50 साल रसोई संभाली है। गालों पर ढुलकते आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछकर वो आगे कहती हैं, मुझे सब्जी ढंग से काटनी नहीं आती है। फ्रिज को हाथ मत लगाओ, बच्चों के रंग मत छेड़ो, ड्राइंग रूम में टीवी मत देखो, किसी से बात मत करो, रसोई में मत जाओ, बस अपने कमरे में निर्जीव सामान की तरह पड़े रहो। बहू, मैं निर्जीव वस्तु नहीं हूँ। मुझे अभी सांसें चलती हैं, जिंदगी बाकी है। मेरे पास भी हुनर हैं, इच्छाएं हैं, मैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ घर में तो मेरे शरीर और मन को जंग लग जाएगी, इसीलिए मैं इस घर के माहौल से दूर जाना चाहती हूँ। इस तरह की अपमान और जहर से भरी जिंदगी मुझे नहीं जीनी। कोई भी अपने मन से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहता, पर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। कमला देवी की बातें सुनकर नैना और संजय की नजरें झुक गई, पर उन दोनों की ओर देखे बिना ही उन्होंने अपना सामान उठा लिया और वो बाहर खड़ी जानकी जी के साथ नई जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए चल दी। दोस्तों, कई परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा होती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उनसे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, हर बात पर टोका टोकी की जाती है, उनके द्वारा किए गए कामों का अपमान किया जाता है। ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। तभी तो वो लोग अपने ही घर से जाना चाहते हैं, जहाँ प्यार और अपनापन मिलता है, वहाँ रहना चाहते हैं। तभी तो शहरों में आज वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी हो रही है, पर ये स्थिति काफी भयावह है। समाज को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। वृद्धाश्रम जीवन के अंतिम पड़ाव की सच्चाई नहीं होना चाहिए। वृद्धों को अपने जीवन का अंतिम पड़ाव अपने बच्चों के साथ सम्मान से बिताना चाहिए।
दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।